और दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएमआर इंफ्रा की, साथ में मार्केट का एक ओवरव्यू भी लेकर चलेंगे कि मार्केट किस तरह से काम करता है, खासकर उन नए निवेशकों के लिए जिन्होंने कोरोना के क्रैश के बाद मार्केट में एंट्री ली है। तो उन्हें लगता है कि किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दें, मार्केट तो ऊपर ही जाता है और इसमें कोई रिस्क नहीं है, बस पैसा किसी भी स्टॉक में लगाइए और मुनाफा कमा लीजिए। तो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। माहौल अभी ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्टॉक में डालिए पैसा, पैसा बन जाता है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रिस्क भी रहता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। तो ऐसे में जबकि मार्केट काफ़ी हाइस पे 15,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और नीचे जाने का नाम नहीं लेता, नीचे जाता भी है तो तुरंत ऊपर पुल बैक उसमें हो जाता है। जीएमआर इंफ्रा के माध्यम से मैं आप लोगों को ये भी समझाने की कोशिश करूँगा मार्केट में स्टॉक के प्राइस किस तरह से काम करते हैं, प्राइस एक्शन किस तरह से होता है, बड़े प्लेयर्स का इनमें क्या रोल होता है और फंडामेंटली जो स्टॉक वीक हैं और जो अच्छे हैं वो किस हिसाब से ट्रेड करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको आईटीसी का भी से कंपेयर कर दूँ। हालांकि आईटीसी एक एफएमसीजी कंपनी है, लेकिन उसके उदाहरण से मैं इसमें कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल अच्छे और ख़राब होने से स्टॉक के प्राइस एक्शन पे प्रभाव नहीं पड़ता। मोमेंटम और बड़े प्लेयर्स की जो इच्छा होती है उसके हिसाब से काम होता है। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं जीएमआर इंफ्रा के बारे में। इस पर मैं आपको फंडामेंटल और टेक्निकल व्यू दूंगा, साथ में एक व्यू दूंगा ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट हमें इसमें करना चाहिए या नहीं। तो इसमें कुछ खास बताने के लिए नहीं। इंफ्रा कंपनी है और मार्केट कैपिटल इसका 16,500 करोड़ का है। एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड इस समय नहीं आ रहा है। लास्ट डिविडेंड इन्होंने 2014 में दिया था, उसके बाद से कोई डिविडेंड नहीं है। खबरों में थोड़ा बहुत ही आती रहती है, काकीनाडा सेज में इन्होंने अपना स्टेक वगैरह जो बेचा था उसकी न्यूज़ थी, बाकी कोई खास न्यूज़ फ्लो भी नहीं है। जहाँ तक रिजल्ट्स की बात है क्वार्टरली, तो ये अगर दिसंबर से दिसंबर कंपेयर करेंगे तो 300% माइनस में आया है। बहुत ही बुरा लॉस हुआ है 1120 करोड़ का दिसंबर 2020 के क्वार्टर में जो रिजल्ट आए थे। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 63% के आसपास है। अच्छी बात है कि एफआईआई इसमें 21.5% का निवेश रखते हैं। और जहाँ तक रिटर्न की बात है तो पिछले 3 साल, 1 साल और 6 महीने के रिटर्न देखेंगे तो बढ़िया रिटर्न आया है, खासकर 1 साल का 72% के आसपास। ऑल टाइम हाई इसका 132 का है, जो कि बहुत गुजरे ज़माने की बात है, उसमें मैं डिटेल में भी चर्चा करूँगा। और ऑल टाइम लो जो है करीब 9.5 का है। कुछ और हम इसमें देखते हैं फंडामेंटल, अच्छाई बुराई कंपनी की देखते हैं। तो स्क्रीनर ने जो दिखाया है यहाँ पे, कोई भी इसमें अच्छाई इनके हिसाब से नहीं है। बुराइयों की एक लंबी लिस्ट यहाँ पर तैयार है, जिसमें है कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर होल्डिंग जो है कम हुई है 2%, हालांकि ये मामूली बात है। और कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ वगैरह जो है 4% की। हालांकि इस तरह की समस्याएं इस समय कई कंपनियों में है, कोरोना के पहले भी और बाद में भी ये जो ग्रोथ रेट का प्रॉब्लम तो चल ही रहा है। लेकिन मार्केट इन सब चीज़ों को पहले ही डिस्काउंट करके चल गया है और वो भाग रहा है आगे, ये देखकर कि आगे जो आने वाले साल हैं उसमें इंडिया का ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा रहेगा, 12-13% के हिसाब से रह सकता है। इस तरह के अंदाजे लगा के मार्केट बस भाग रहा है। भारत का ही मार्केट नहीं, पूरी दुनिया के मार्केट भाग रहे हैं, ग्लोबल रैली चल रही है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न इक्विटी और ये सब जो लाइबिलिटीज़ वगैरह काफ़ी हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग जो प्लस भी है 70%, ये एक बड़ा नेगेटिव आप मान सकते हैं। तो काफ़ी लंबी निगेटिविटी है। और अदर सेक्टर के अगर कंपनियों की बात करेंगे तो एलएनटी वगैरह, जहां डिविडेंड भी अच्छा देते हैं, बढ़िया उनकी बैलेंस शीट वगैरह भी रहती है, रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छे आते हैं, ब्लू चिप कंपनी है, तो उसके मुकाबले काफ़ी ये पीछे दिखाई पड़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे हिसाब से जो रहती है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जो होते हैं, उसमें आप मार्च 2018 से दिसंबर 2020 के बीच में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने एक भी क्वार्टर में मुनाफा दर्ज नहीं किया है। लगातार लॉस में ही चल रही, कभी 250 करोड़ का होता है, कभी 100 करोड़ का होता है, कभी 600 करोड़ तक भी जाता है, 800 करोड़ तक गया है। लेकिन एक भी क्वार्टर ऐसा नहीं है जिसमें इस कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया हो। तो ऐसी कंपनी जो लगातार पिछले 2-3 साल से लगातार लॉस में चल रही है, उसका शेयर अगर मैं अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा, जो कोरोना क्रैश में गया था लगभग 14-15 रुपये पर, वहाँ से ये स्टॉक डबल हो गया। तो उस पर भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, उसके बाद टेक्निकल पे आएंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग जो है पहले 61% थी, उसके हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा होती रही। एफआईआई होल्डिंग जो इसमें 17% थी मार्च 18 में, वो बढ़ के दिसंबर 2020 में 21.5%। मतलब एफआईआई को ये स्टॉक थोड़ा अच्छा लग रहा है, कारण पता नहीं क्या होगा। डीआईआई हालांकि इसमें पहले से कम हुए हैं, मतलब डीआईआई ने माल एफआईआई को बेच दिया, ऐसे सिंपल ये समझ सकते हैं।
पब्लिक के पास ये स्टॉक पहले भी 12% के आसपास था, अभी भी लगभग वही 12-13% ही है। अदर के पास नहीं था, अभी भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं सीधे इसमें टेक्निकल चार्ट पर। तो हमारे सामने वनडे चार्ट है। वनडे चार्ट में मुझे स्टॉक थोड़ा ठीक लगा। वैसे भी फंडामेंटल को देखते हुए इस स्टॉक में लंबे समय के निवेश का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। हालांकि मार्केट कैसे काम करता है ये मैं भी वीकली चार्ट पे आपको बताऊंगा। आईटीसी से भी आप तुलना कर लीजिएगा। फिलहाल वनडे चार्ट हमारे सामने है, तो उसमें वनडे चार्ट पे ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे डेमास के ऊपर है। 20 डेमा का भी सपोर्ट अभी बना हुआ है और 50, 100 और पिवट पॉइंट भी इसका 25 के करीब है। ऑप्शन चेन से मिला के इसमें एक हम स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करेंगे। पहले इसमें हम ये देख लेते हैं 200 डेमा भी काफ़ी दूर है, 24 का है। मतलब ये वनडे चार्ट पे काफ़ी बढ़िया टेक्निकली अच्छा स्टॉक दिख रहा है। और आरएसआई भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक सिचुएशन में एमएसीडी में एक जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था अभी भी बना हुआ है। तो एक बार हम इसमें वीकली चार्ट देख लेते हैं, तो थोड़ा लंबे समय का नज़रिया भी इसमें देख के चलेंगे क्या हो सकता है। तो 2007-8 की महामंदी में के पहले स्टॉक 132 का हाई लगाया था, उसके बाद ये धड़ाम से नीचे आ गया और फिर ये एक बार बाउंस इसमें गया 75-80 रुपये पे जाके। उसके बाद ये फिर लगातार नीचे आया, फिर ये दोबारा कभी ऊपर उठ के नहीं जा पाया। थोड़ा सा बाउंस बैक 2014-15 में आया था, उसके बाद ये फ्लैट सा हो गया, डाउन ट्रेंड में गया, फिर थोड़ा ऊपर नीचे करता रहा। और जब ये कोरोना के समय ये 14-15 रुपये पे आया था, उसके पहले ही आप देख सकते हैं ये उसके पहले ये 12-13 का एक लो लगा चुका था। लगभग ये कितना होगा मैं आपको भी देख के बता देता हूँ। ये वही करीब 12-13 रुपये का एक लो पहले लगा चुका था। मतलब कोरोना के क्रैश से पहले ये स्टॉक उसके नीचे जा चुका था। और उसके पहले और पीछे जाएंगे 2016-17 के टाइम में, तब ये 10 रुपये के आसपास का और लो ऑलरेडी लगा चुका था। हालांकि उसके बाद इसमें बाउंस एक आया था और स्टॉक को ले गया था ये 23-24 रुपये तक, मतलब डबल कर दिया था। इस तरह के स्टॉक्स जो फंडामेंटल अच्छे नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी उछाल दिए जाते हैं रिटेलर्स को फंसाने के लिए। पीसी ज्वेलर का उदाहरण मैं दे सकता हूँ आपको, यस बैंक देख सकते हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा पुराने हैं, 2-4-6 साल पुराने हो गए, उन्हें सब पता है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक आईटीसी की स्टॉक में बात इसलिए कर रहा था कि आईटीसी एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन उसमें डिविडेंड भी अच्छा आता है। सारे निवेशक उसमें निवेश, जितने भी अच्छे निवेशक हैं ज़रूर उनके पास होता है आईटीसी, लेकिन फिर भी वो स्टॉक इतनी अच्छी मार्केट में ऊपर जाने के बजाय वो नीचे ही जाता जा रहा है। अभी वो 200 रुपये के आसपास आ गया। तो स्टॉक मार्केट में हमेशा एक रोटेशन काम करता है। ज़रूरी नहीं कि कंपनी अगर आपकी फंडामेंटली अच्छी है तो स्टॉक निश्चित ही ऊपर जाएगा, भले ही मार्केट ऊपर जा रही हो। और कंपनी जैसे जीएमआर इंफ्रा, जिसके रिजल्ट पिछले मैंने आपको क्वार्टरली रिजल्ट बताए थे, लगातार नेगेटिव ही आ रहे हैं, उसके बाद भी स्टॉक 14-15 रुपये के लेवल से 30 रुपये के आसपास ही पहुंच गया था, मतलब दुगने से भी ज़्यादा हो गया था। तो स्टॉक मार्केट इसी तरह से काम करता है। अगर आप मेरे वीडियोस ध्यान से देखते हैं तो मैं इस तरह की चर्चाएं इसमें करता रहता हूं, जिससे आपको मार्केट को समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये तो हुआ इसमें फंडामेंटल, मैंने वही बताया कि अगर आप इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं डालना है आपको। अगर पहले से आप फंसे हुए तो निश्चित ही होल्ड रखिए, क्योंकि इसमें अभी मार्केट मोमेंटम में है तो कुछ भी हो सकता है। हर स्टॉक इस समय 3-4 गुना हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि एक अगर बड़े प्लेयर्स की इच्छा होगी तो थोड़ा और ऊपर ही चला जाए, 35-40 पे या 45 रुपये तक भी जा सकता है। तो इसमें लेकिन नया निवेश नहीं करना है। अगर करना भी है तो आपको केवल कैपिटल का 2 से 3% डालना है, एक गेम की तरह खेल के कि चलिए मान लीजिए डाल देते हैं। अगर वो स्टॉक मान लीजिए यहाँ से डबल हो जाता है तो पैसा आपका डबल हो जाएगा, नहीं तो जीरो हो जाएगा तो कोई बात नहीं। इस तरह की सोच से आपको इसमें निवेश करना है। ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको जो बताया था, वनडे चार्ट में इसकी सिचुएशन अच्छी दिख रही है, उसको ऑप्शन चेन से मिला के मैं लेवल और टारगेट सेट कर देता हूँ। ट्रेडिंग एक अलग तरह की चीज़ होती है और इन्वेस्टमेंट एक अलग तरह का चीज़ है। दोनों को आपस में मिलाना नहीं है, नज़रिया दोनों का अलग अलग होता है। तो अब हम आते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पर। तो ऑप्शन चार्ट हमारे सामने आएगा, ये एक मिनट, ये ऑप्शन चार्ट में खोल लेता हूँ, ये आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है वो 25 और 27 के स्ट्राइक प्राइस पे बन के आ रहा है। 171 का है करीब 25 पे और 172 का है 27 पे। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है। 25 पे ही इसका पिवट पॉइंट वगैरह भी बन के आ रहा था। तो हमको इस स्टॉक में 25 का एक स्टॉप लॉस लेके चलना है। ये थोड़ा सा दूर जरूर है, स्टॉक अभी 27 के आसपास काम कर रहा है, लेकिन स्टॉक ही काफ़ी वोलेटाइल है। छोटा स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। 25 का एक टेक्निकली एक बढ़िया स्टॉप लॉस बन के आ रहा है।
रणनीति में ये रखना है कि स्टॉक, क्योंकि मार्केट में आज थोड़ा करेक्शन भी आया है, हो सकता है थोड़ा और करेक्शन आए, स्टॉक में भी करेक्शन आए, तो अगर ये 26 के आसपास आपको मिलता है या यहाँ पे आप इसको टुकड़ों में खरीदने की रणनीति अपना 27 से 25.5 तक की ये रेंज जो है आपको इसमें बाई करना है, 25 का स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बन के आएगा वो 30 के स्ट्राइक प्राइस पे है, करीब 600 की ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद 200 के करीब ये है 29 पर, तो यही इसमें रेजिस्टेंस है। तो हमारा इसमें पहला टारगेट जो बन के आएगा वो 28 का बन के आएगा, क्योंकि हमें थोड़ा इसमें नीचे में ख़रीदना करना है और स्टॉप लॉस हमको 25 का रखना है। तो 28 का जो है एक छोटा टारगेट हमारा रहेगा। उसके बाद इस स्टॉक में दूसरा टारगेट बन के आएगा 30 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो स्टॉक 30 रुपये पे ठहर सकता है। तो ये दो टारगेट, अगर ये 30 के ऊपर जाके सस्टेन करता है, कुछ समय बिताता है, तो हमारा तीसरा टारगेट जो है 32 रुपये का 32 रुपये का खुल जाएगा। यहाँ पे 264 का ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो ये 3 टारगेट 28, 30 और 32 के और 25 का स्टॉप लॉस, इस तरह की रणनीति हमको रखना है इस स्टॉक में ट्रेडिंग के लिए। और बाकी इन्वेस्टमेंट पे मैंने आपको नज़रिया दे दिया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।